नमस्कार दोस्तों। लगभग 3-4 दिन के ब्रेक के बाद मैं फिर से साइंस का जो सीरीज मेरा चल रहा था एनसीईआरटी बेस्ड और लुसेंट बेस्ड सीरीज, उसी वीडियो को लेके नेक्स्ट जो वीडियो है उसको लेके आप लोग के सामने मैं उपस्थित हूँ। अगर आप लोग मेरा वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो मैं एनसीईआरटी बेस्ड और लुसेंट बेस्ड का जो साइंस का जो सीरीज़ शुरू किया था, जिसमें कि 2 लेक्चर मेरा आ चुका है। वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड में मैं अभी तक जो है ना फर्स्ट में मैटर क्या होता है, उसमें सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में काफ़ी अच्छे से बता दिया था। फिर सेकंड में जब मैं आया तो उसमें क्या सॉल्यूशन होता है, कैसे मिक्सर एलिमेंट मेटल नॉन मेटल, काफ़ी अच्छे से मैं डिटेल से चर्चा किया हूँ। जो भी मतलब कि मेंबर इसमें नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाके साइंस लुसेंट बेस्ड एंड एनसीईआरटी बेस्ड उसमें प्लेलिस्ट में एक बना हुआ, आप वहां जाके उस दोनों वीडियो को देख लें और हो सके इसको शॉर्ट नोट्स बना लें, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी का समझिए निचोड़ या क्रीम है। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। और अभी जितना भी मैं आपको भी पढ़ाऊँगा देखिएगा, सारा मैक्सिमम जो है ना इसी एनसीईआरटी क्वेश्चन बीपीएससी क्या करता है, बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो या यूपीएससी हो या रेलवे हो, कोई भी अगर साइंस का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी 9th और क्लास 10 के एनसीईआरटी से क्या आता है। इसलिए मेरा सलाह है कि वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग को अपना नोट्स जो मैं लिखा रहा हूँ उसको शॉर्ट में लिख लेना, ताकि जब एग्ज़ाम हो पीटी का तो आपको एक छोटा सा 20-30 पेज का नोट्स हो, ताकि जल्दी आप एग्ज़ाम से पहले 1-2 घंटा पहले आप अच्छे से रिवाइज कर पाए। क्योंकि साइंस से 30 क्वेश्चन पूछता है। अगर आप साइंस में अगर 30 में से लगभग अगर 25, 26, 27 अगर सही कर दिए, समझिए कि आपका पीटी मतलब होना कन्फर्म है। तो इसलिए साइंस को आप बहुत ही अच्छे से देखिए। और मैं इसका सारा एनसीईआरटी बेस्ड और लुसेंट बेस्ड जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको इसमें आपको क्वेश्चन बाहर आने का कोई चांस नहीं है। तो और इसका जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका सारा पीडीएफ जो है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा। अगर जो भी नए मेंबर हैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। एक और सूचना ये आप लोग के लिए है कि जो भी जिनका भी 67 पीटी में लगभग 100+ स्कोर हो रहा है, उनके लिए अभी मेंस का आंसर राइटिंग चल रहा है। और आपको अगर मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे तो मेंस का आंसर लेक्चर भी चल रहा है। अभी जब 13 लेक्चर मेंस का आ चुका है और साथ ही साथ हर एक लेक्चर वाइज राइटिंग स्किल चल रहा है। फिर अभी टेस्ट भी हुआ था। जिनको भी मेंस का लिखने में इंटरेस्ट हो तो आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ आप अपना आंसर चेक करवा सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु। चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 9th का है। देखिए, परमाणु या एटम के बारे में सबसे पहली बार जो हमारे देश के किसी फिलोसफर या दार्शनिक ने बोला था, उनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था? महर्षि कणाद। और यही बीपीएससी में 66 में क्वेश्चन पूछा था, इंडिया का पहला कौन सा फिलोसफर या दार्शनिक था जिन्होंने क्या कहते हैं कि एटम या परमाणु के बारे में अपना थ्योरी क्या किया था, दिया था। इनका एक वैशेषिक एक कॉन्सेप्ट है, उसी के तहत इन्होंने ये चर्चा किया था कि हर एक जो है ना दुनिया का हर एक पदार्थ या द्रव्य जो है ना, अगर हम अगर उसको डिवाइड करते जाएंगे, बांटते जाएंगे, काटते जाएंगे, बांटते जाएंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जो कि सबसे सूक्ष्मतम कण आएगा, उसके आगे हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। इसी स्मॉलर पार्टिकल्स को महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया था? एटम या परमाणु। मतलब ऐसा कुछ तो नाम नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि किसी भी पदार्थ को हम जब ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, एक ऐसा आएगा हमको सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, प्राप्त होगा। एक और फिलोसफर हमारे देश के नाम है उसका पकुधा कात्यायाम। इनका नाम है पकुधा कात्यायाम। इन्होंने भी जो है कुछ इसी तरह का बात कहा था कि हर एक मैटर जो है ना छोटे मतलब कणों से क्या होता है, मिलके बना होता है। आगे एक फिर ग्रीक फिलोसफर थे 2, एक का नाम है डेमोक्रिटस और एक का नाम है लुईसिपस। इन दोनों ने भी जो है ना इसी तरह का बात कहा था, किसी भी मैटर या पदार्थ को जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में जब काटोगे, एक ऐसा टाइम आएगा, उसको सबसे छोटे पार्टिकल्स को इन्होंने क्या नाम दिया था, आपका नाम दिया था मतलब कि नाम नहीं दिया था, लेकिन हाँ कहा था कि सबसे छोटा जो पार्टिकल्स हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। आगे देखिए, जब 17, 18, 19 सेंचुरी जब आया तो साइंटिस्टों का ध्यान जो है ना इस पर गया कि आखिर कोई भी जो पदार्थ है, जो मैटर होता है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, उसमें आखिर किससे कैसे बना होता है। उसी में एक यहाँ पे एक लॉ या एक नियम आया, उसका नाम था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसको हिंदी में कहा गया रासायनिक संयोजन का नियम। इसको दिया था 2 साइंटिस्टों ने, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। एक का नाम है हिंदी में आत्मा एल लवाइजियर और दूसरा नाम है एल प्राउस्ट, मतलब कि एंटोनियो एल लवाइजर और प्राउस्ट। इन दोनों ने मिलकर जो है ना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या दिया था, थ्योरी दिया था। देखिए ये थ्योरी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है खासकर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखिए 2 बातें कहा गया था मेनली, इसी के अंदर था। एक था लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या स्थिर अनुपात का नियम। इसको हम अच्छे से समझते हैं ये क्या कहता है। देखिए सिंपल सा बात है, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या रासायनिक संयोजन का जो नियम है, इसमें सिंपल ये कहता है अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो कुछ नियम को फॉलो करता है। पहला इसमें नियम ये था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इस नियम में ये कहा गया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब कि द्रव्यमान का ना तो हम सृजन कर सकते हैं ना इसका हम क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल में लिखते, मान लो कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि बनने से पहले ये जो दोनों अभिकारक के जो रिएक्टेंट इसको बोलते, देखिए ये केमिकल इक्वेशन हुआ, तो केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड को बोलते हैं रिएक्टेंट या अभिकारक, और जो प्रोडक्ट जो चीज़ बनता है उसको प्रोडक्ट या उत्पाद बोलते हैं। देखिए ये जो LHS की तरफ है कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों का मास और बनने के बाद मास हमेशा ऑलवेज क्या होगा, बराबर होगा। आप जानते होंगे कि कार्बन का 12 मास होता है, फिर ऑक्सीजन का 16 होता है, हालांकि इसमें 2 है, तो देखिए 12 और 32 कितना हो गया 44, और बनने के बाद क्या बना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ भी दोनों का मास कितना है 44, मतलब कि वही यहाँ लिखा हुआ कि मास को हम ना ही सृजन कर सकते ना उसका विनाश कर सकते, बल्कि वो एक फॉर्म जो है ना चीज़ें को एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में क्या होता है सिर्फ चेंज होता है। यहाँ देखिए इक्वेशन होने से पहले जो पूरा मास था टोटल दोनों का, और बाद में क्या है बराबर है, ऐसा नहीं कि इधर 44 हो जाएगा इधर 45 हो जाएगा, ऐसा केमिकल कॉम्बिनेशन का नियम में ऐसा बात नहीं हो सकता। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, 21 नियम में दिया गया है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। दूसरा देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। इसमें क्या कहता है, अगर कोई केमिकल सब्सटेंस जो है इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डिफिनिट प्रोपोर्शनल बाय द मास, तो हिंदी में इसका यही है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लेते हैं 18 ग्राम मतलब वाटर है H2O है, मान लेते हैं 18 ग्राम क्या है H2O है, तो इसमें देखिए आपको पता है कि H2O में देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 × H और प्लस 1, मतलब इसमें 1 आपका एटम है तो 1 गुना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो मास कितना होता है 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। जब इसको वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको एक H2O का जो मॉलिक्यूल्स का कितना आ जाएगा, वैल्यू 18 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि टोटल इसका मास कितना ग्राम, 18 मतलब 18 ग्राम है। इसका मतलब क्या है, देखिए हाइड्रोजन 2 के रेशियो में है और ऑक्सीजन 16 के रेशियो में है, तो अगर इसका रेशियो निकालिएगा 2/16 आएगा, जो कितना आएगा 1/8, मतलब कि हमेशा जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट का जो रेशियो होगा हमेशा 1/ क्या होगा 8 ही होगा। अगर मान लीजिएगा 36 ग्राम अगर, अब उस दोनों नियम को पढ़ने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें कि डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत, मतलब कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए पहली बार ये डाल्टन्स महोदय ही थे जिन्होंने कि एटम के बारे में कुछ खुल के कहा, कुछ कॉन्सेप्ट दिया, और ये कॉन्सेप्ट ही बेस बना एटम को अच्छे से जानने के लिए। तो आइए इन्होंने आखिर क्या क्या थ्योरी दिया उसको हम लोग देख लेते हैं पॉइंट वाइज, क्योंकि अगर बीपीएससी या किसी एग्ज़ाम में इन्होंने जो थ्योरी दिया है उसी से स्टेटमेंट बना के ABCD में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जिस तरह से बात बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा साइंस में या फिर DPO के एग्ज़ाम में, वैसा ही कुछ स्टेटमेंट या कथन बना के दे देगा। तो इसके लिए आपको इनके सारी बातों को जानना क्या है, जरूरी है। पहली बात उन्होंने यही कहा कि दुनिया का कोई भी जो मैटर है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके क्या है बने हैं, और उसी छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु या एटम नाम दिया। मतलब कि सभी पदार्थ या द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं। यह अविभाज्य सूक्ष्मतम कण, मतलब कि ये जो है ना आपका इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स है जो केमिकल अभिक्रिया में ना तो हम इसको बना सकते हैं ना ही इसका हम क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। मतलब क्या है, एटम्स आर इंडिविजुअल्स पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड या डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन मान लेते हैं हो रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर कि कार्बन है ठीक ना, और यहाँ मान लीजिए क्या है ऑक्सीजन है, तो यहाँ जो एटम है कार्बन का और यहाँ जो ऑक्सीजन का जो एटम है इसको हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब ये जो कार्बन फिर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा। तो यही है सिंपल, इन्होंने यही बात कहा था ठीक ना।
बाकी इन्होंने ये भी कहा कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ए मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर मान लीजिए कि जो है ये कार्बन है, ठीक ना, और ये ऑक्सीजन है, ठीक ना, तो कार्बन के जितने भी जो एटम होंगे ये आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, और इसका जो होगा ये इसके जितने भी एटम्स होंगे ये क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। लेकिन अगर इसका आइटम की बात किया जाए कार्बन का और ऑक्सीजन का, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके अंदर जो भी एटम होगा कार्बन का उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ऑक्सीजन के अंदर जो भी एटम्स होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम आइडेंटिकल होगी, बट इस दोनों की क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ बात इन्होंने यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि एटम्स ऑफ एन गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि इसके एटम का जो मास होगा कार्बन वाला या केमिकल, इसके अंदर के एटम का सब कुछ समान होगा, बट इनका अगर इसके साथ कंपेयर कीजिए तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का इसका मास अलग होगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टी इससे क्या होगा, अलग होगा, लेकिन इसके अंदर का जो एटम है वो क्या है, बराबर। ये बात ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ लिखा भी है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास अगर एक कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो दोनों का मास, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी इसके एटम का बिल्कुल नहीं क्या होगा, अलग होगा। देखो फिर समझिए, ये आपका एलिमेंट है, एलिमेंट एटम से मिलकर बना है, तो इसके अंदर जो एटम है कार्बन का उसका सेम है, बट कार्बन और ऑक्सीजन का दोनों का क्या है, अलग अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ आगे बात आता है एटॉमिक साइज की, आखिर जो परमाणु है उसका आकार क्या है, उसका साइज क्या है। देखिए उसके साइज या आकार को नैनोमीटर्स में जो है ना मेजर किया गया। किसमें क्या किया गया, नैनोमीटर्स में क्या किया गया, मेजर किया गया। आइए थोड़ा सा मैथ का अगर बेसिक आप लोग को पता होगा, आपको पता है, देखिए 1 मीटर है, ये क्या है, 1 मीटर लंबाई है। मान लीजिए अगर इस 1 मीटर लंबाई में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अगर 0 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यही हो जाता है आपका क्या, नैनोमीटर। मतलब क्या, सिंपल समझिए, अगर इसको आप लिखे तो 1 क्या होगा, 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, ठीक ना। और इसी को अगर आप ऐसे लिख देंगे 10 टू द पावर -9 मीटर, तो यही हो गया 1 नैनोमीटर का वैल्यू। कई बार एग्जाम में पूछा, देखिए चूँकि ये 1 है तो जब ये ऊपर जाता तो माइनस हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कि 1 नैनोमीटर का वैल्यू क्या होता है, तो 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। इसी नैनोमीटर में हम लोग जो है ना रेडियस किसका मेजर करते हैं, किसी भी एटम का। तो यहाँ लिख दिया है, रेडियस नैनोमीटर में मापते हैं, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। ये एग्जाम में पूछ चुका है, इस बार भी CDPO ऐसे क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ कुछ मैं एग्जाम्पल लिया हूँ किसका कितना साइज हो, जैसे कि अगर हाइड्रोजन के अगर एटम की हम बात करें उसका रेडियस 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, यही याद रख लीजिएगा। फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ जो वाटर होते हैं उसके जो होते हैं उनका 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, और जो मॉलिक्यूल्स ऑफ जो होमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है उसका जो रेडियस होता है एटम का 10 टू द पावर -8 मीटर होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, एटॉमिक साइज को हम किस में मापते हैं, नैनोमीटर्स में, और 1 नैनोमीटर्स बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। चलिए अब देखिए आगे जाके कुछ और बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो पता चल गया कि भाई जितना भी एलिमेंट है उसके अंदर एटम या परमाणु है। तो अब डाल्टन एक ऐसे पहले वैज्ञानिक या साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को प्रतीक या सिंबल के रूप में यूज किया। किसका यूज किया, सिंबॉलिक रूप दिया किसने, डाल्टन ने। लेकिन वर्जिलियस ने पहली बार कहा कि देखिए किसी भी एलिमेंट को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हम 1 या 2 अक्षरों से करेंगे, मतलब लेटर से। तो BPSC इस बार 67 में यही क्वेश्चन पूछा कि पहली बार कौन से साइंटिस्ट ने एलिमेंट को लेटर या अक्षर से डिनोट किया। ये किसने किया, वर्जिलियस ने। आप देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा वर्जिलियस ने ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो 1 या 2 अक्षरों से बने थे, और पहला अक्षर कैपिटल होता है और दूसरा क्या होता है, स्मॉल। फिर देखिए डाल्टन साहब ने सिंपल ये एलिमेंट का जो सिंबल दिया था वो एक स्पेसिफिक वे में दिया था। किस वे में दिया था, स्पेसिफिक वे में दिया था। मैं आपको उनका जो डाल्टन महोदय का जो सिंबल है वो फिगर के फॉर्म में था। किस फॉर्म में था, फिगर के फॉर्म में था। मैं आपको NCERT बुक में उसका जो उन्होंने दिया था उसका मैं आपको सिंबल दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। देखिए ये जो है
ये जो डाल्टन महोदय का जो है ना, ये सिम्बॉल्स फॉर सम एलिमेंट्स एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। देखिए हाइड्रोजन का ऐसा सिंबल दिया था, कार्बन का ऐसा दिया था, ऑक्सीजन का ऐसा दिया था, फास्फोरस का ऐसा, ये इनका कुछ स्पेसिफिक वे में दिया। बट वर्जिलियस ने जो है ना पहली बार लेटर के रूप में दिया। और जैसे कि लेटर में आपको पता है, लेटर में जैसे कि इन्होंने ऐसा, जैसे कि मान लेते हैं कि ये है, आपका यहाँ दिख रहा होगा, जैसे कि ये देखिए, जैसे एल्युमिनियम का पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, फिर क्या है, स्मॉल है। आर्गन का फिर कैपिटल फिर स्मॉल है। तो कुछ जो एलिमेंट के जो नाम रखे गए हैं, कुछ तो कैपिटल फिर स्मॉल और कुछ सिर्फ कैपिटल में रखा गया। तो इसका उतना डिटेल में नहीं पूछेगा, तो सिंपल आप ध्यान रखिएगा कि वर्जिलियस ने पहली बार ही जो है ना क्या किया था कि जो एलिमेंट का जो सिंबॉलिक रूप जो है ना, उन्होंने लेटर्स में देने का क्या किया था, काम किया था। अगर अभी हम प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक संस्था का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको शॉर्ट बोलते हैं IUPAC। यही जो है किसी भी एलिमेंट का नाम देते हैं, उनका सिंबल देने का क्या करते हैं, यही संस्था देती है। और अभी आपको पता है कि सब मिला के 118 एलिमेंट है। मैं इसको लास्ट वीडियो में भी अच्छे से क्या कर दिया था, बता दिया था। अब साइज जानने के बाद, उसका सिंबल जानने के बाद, अब देखिए इसमें हमको क्या पढ़ना है कि एटॉमिक मास के बारे में, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। देखिए सिंपल समझिए कि परमाणु द्रव्यमान किसी भी जो कोई भी किसी भी एलिमेंट का, एटम का जो मास क्या होगा, तो साइंटिस्टों ने काफ़ी सोच समझ के कार्बन 12, आपको पता है कि कार्बन के जो आइसोटोप या समस्थानिक होते हैं उसमें C12 और C14 होता है। तो जो एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, 1961 में क्या किया, कार्बन 12 के समस्थानिक या आइसोटोप के एक परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास के 1/12 पार्ट को एक स्टैंडर्ड परमाणु मास इकाई माना। मतलब कि सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा समझिए कि अगर एक कोई 12 कार्बन है, उस कार्बन का उन्होंने 12 टुकड़ों में क्या कर दिया, बांट दिया। एक टुकड़े का जो मास था उसी से बाकी अदर जो एलिमेंट के एटम के मास को क्या किया गया, निकाला गया। अगर आपको कुछ समझना हो तो सिंपल देखिए, यहाँ बुक में भी एनसीईआरटी बुक में ऐसा कुछ दिया हुआ, मैं इसको आपको समझा देता हूँ क्योंकि डायग्राम वहाँ नहीं बना पाया। देखिए यहाँ पे सिंपल आप यूँ समझिए कि ये पूरा एक वाटरमेलन या तरबूज है, ठीक ना। अब मान लीजिए एक कार्बन है, ये C12 कार्बन है, ठीक ना। इसको आपने क्या किया, 12 छोटे छोटे स्मॉल पीस में क्या कर लिया, मतलब इसको ब्रेक कर लिया, ठीक ना। ये मान लीजिए एक ये 12वां मतलब 1/12 भाग है कार्बन का। फिर समझिए C12 C12 ये पूरा है, उसको आपने 12 छोटे छोटे पीस में क्या कर लिया, काट लिया। और जो एक पीस जो है, यही इसी से कंपेयर करके हम बाकी अदर एलिमेंट या तत्व का जो परमाणु जो एटम है उसका हम मास क्या करेंगे, निकालें। देखिए एक टुकड़ा रख दिए, बाकी रख दिया, तो इसी से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो भी अगर एटम का अगर जो मास अगर निकालना होता है वो हम किससे कंपेयर करते हैं, C12 से। हालांकि पहली बार जो है ना साइंटिस्टों ने ऑक्सीजन को लिया था, किसको लिया था, ऑक्सीजन को लिया था। ऑक्सीजन को लेने के पीछे मेन रीजन ये था कि वो ज़्यादा रिएक्टिव था। ऑक्सीजन लगभग किसी के साथ रिएक्शन क्या होता है, कर जाता है। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, C12 एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है कि दुनिया के हर एक चीज़ में पाया जाता है, इसलिए उन्होंने इसी को कंपेयर के रूप में क्या किया था, लिया था। तो आपको मैं एटॉमिक मास, अगर देखिए इसमें उतना अंदर जाकर नहीं पूछेगा, सिंपल यही पूछेगा कि अभी हम किसी भी एटम का अगर मास या परमाणु का अगर मास निकालते हैं तो हम किससे निकालते हैं, C12 आइसोटोप को हम जो है ना कंपेयर करके। फिर क्या पूछेगा, C12 का आइसोटोप या नाइट्रोजन का आइसोटोप, आपको सिंपल क्या मानना है, C12 या कार्बन 12 आइसोटोप का हम यूज करके ही जो है ना हम किसी का भी एटॉमिक मास क्या करते हैं, निकालते। वही बात यहाँ हमने डिटेल में लिखा, आपको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला देखिए, अब एटम के बाद जो है ना अब सिंपल आपका आ गया क्या, मॉलिक्यूल्स या अणु। देखिए सिंपल इसमें क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूल्स या अणु का सिंपल सा क्या मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक एटम्स या परमाणु का ग्रुप बनता है और आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू, कौन से बॉन्ड के थ्रू, केमिकल बॉन्ड के थ्रू जब बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए अगर ये O2, देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ O2 है, यहाँ देखिए यहाँ 2
एटम है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना है, O2 बना। तो मतलब यहाँ वही लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक एटम या जो आपस में मिलता है तो ये क्या बना है, एक मॉलिक्यूल्स या अणु बना। तो वही यहाँ लिखा है। और ये हमेशा केमिकल बॉन्ड में होता है, रासायनिक बंधन से बनता है और ये स्वतंत्र रूप में रह सकता है। मतलब ये जो है ना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका हो सकता है। लेकिन जो है ना एटम का जो है ना यहाँ हम परमाणु में कुछ चीज़ बोलना भूल गया, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये स्वतंत्र नहीं रह सकता है। एटम्स फॉर मॉलिक्यूल्स या आयंस, मतलब हमेशा एटम्स जो है परमाणु जो है ना या तो मॉलिक्यूल्स बना लेता है या तो आयंस बनाता है, वो कभी फ्री या स्वतंत्र अवस्था में परमाणु नहीं रहता। लेकिन यहाँ जो आपका जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल जो अणु जो है ये आपका जो है इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन ये एटम आपका नहीं रह सकता है। मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट के जो एटम्स हैं या जो तत्व के जो परमाणु है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये आपका इंडिपेंडेंट रह सकता है कि कौन, अणु रह सकता है। और अणु या मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, 2 या 2 से अधिक एटम या जब परमाणु मिलता है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। जैसे कि नाइट्रोजन है N2 होता है, ऑक्सीजन में O2 होता है, ये सारे क्या है आपके मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आपको पढ़ना है इसी में, एटोमिसिटी या परमाणुकता। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। देखिए सिंपल सा क्या है कि अगर कोई अणु है, कोई मॉलिक्यूल्स है, किसी मॉलिक्यूल्स को बनने में कितना नंबर ऑफ एटम्स यूज हुआ है। सिंपल मतलब क्या है, द नंबर्स ऑफ एटम्स कंसिस्टिंग ए मॉलिक्यूल इज नॉन एज एटोमिसिटी, मतलब कि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु का क्या बोलते हैं, परमाणुकता या एटोमिसिटी बोलते हैं। जैसे कि आर्गन में एक ही एटम्स है, इसका मतलब उसका वो हो गया मोनो एटॉमिक, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग, उसमें उसका एक ही परमाणुकता है। हीलियम में भी एक ही एटम है, उसको बोलते हैं, वो भी मोनो एटॉमिक हो गया। लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहाँ O2, यहाँ 2 एटम है, इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक, द्वि परमाणु, इसको क्या बोलते हैं, द्वि परमाणु। नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारे कैसे वाले हैं, डाई एटॉमिक वाले हैं, इसको हम बोलते हैं द्वि परमाणु। लेकिन देखिए फास्फोरस, एग्जाम में पूछ चुका है, फास्फोरस का एक्चुअल में होता है इसमें P4, क्या होता है P4। यहाँ कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स है, इसको बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक, चतुर्थ परमाणु। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, चतुर्थ परमाणु। और देखिए सल्फर में एग्जाम में पूछ चुका है बीपीएससी में, इसमें कितने एटोमिसिटी होता है, 8 होता है, क्योंकि इसमें 8 एटम्स है, इसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक, मतलब कि 4 से अधिक वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली या बहु परमाणु। तो सिंपल ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर मॉलिक्यूल से जब अणु बनेगा तो वो किससे बनेगा, परमाणुओं से मिलकर बनेगा। जितनी परमाणु की संख्या वही उसकी क्या होती है, एटोमिसिटी। अगर 1 है तो मोनो मतलब एकल, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, बाकी उसके बाद आपका पॉलीगन क्या हम लोग बोलते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सल्फर और फास्फोरस में का 4 होता है और सल्फर का कितना होता है, 8 होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो एनसीईआरटी में है आयंस या आयन। देखिए आयंस या आयन सिंपल सा क्या होता है, कोई भी जो एटम होता है, एलिमेंट का तत्व का जो परमाणु होता है, उसके पास 2 चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज रखेगा या तो निगेटिव चार्ज रखेगा। मोस्टली जो जब भी कभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जब कभी यौगिक बनता है, आपको बताया जैसे कि देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। देखिए सोडियम एक मेटल या धातु है और क्लोरीन या क्लोराइड क्या है, एक नॉन मेटल या अधातु है। तो मोस्टली क्या होता है कि जितने भी मेटल होते हैं उसके पास प्लस चार्ज होता है, और जो जितने भी नॉन मेटल या अधातु होता है उसके पास क्या चार्ज, माइनस चार्ज होता है। मतलब यहाँ जो धातु है इसके पास कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और यहाँ क्लोरीन जो अधातु है, जो नॉन मेटल है, इसका तो माइनस चार्ज है। यही प्लस और माइनस आपस में कंबाइन होकर ये केमिकल या कंपाउंड क्या होता है, बनता है। तो वही यहाँ है कि जो भी मेटल होता है उसके पास प्लस चार्ज होता है, नॉन मेटल के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और यही आपका 2 क्या कहलाता है, आयंस कहलाता है। तो यही यहाँ मैं लिखा हूँ कि कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पेसीज, द चार्ज स्पेसीज आर नॉन एज आयंस। मतलब कि जो भी मेटल्स नॉन मेटल होता है प्लस और माइनस चार्ज रखता है, आवेश रखता है, उसी को हम लोग आयंस नाम देते हैं। और ये देखिए आयंस के 2 टाइप होते हैं, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक। हिंदी में जो पढ़ रहे हैं ये एनायन है और ये कैटायन है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। और देखिए सिंपल ध्यान रखिए, जितने भी मेटल है, देखिए मेटल क्या करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। जैसे कि सोडियम है, आपका सोडियम की एटॉमिक नंबर होता है 11, कितना होता है 11। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, दूसरी में 8
और अंतिम में कितना जाएगा, 1 जाएगा। इसको अपना ऑक्टेल पूरा करने के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, ये किसी को दे देगा, मतलब इसके पास प्लस है, एक्स्ट्रा है ना, ये प्लस चार्ज हो गया। लेकिन जो क्लोरीन आपका जो है, क्लोरीन का होता है नंबर 17, कितना होता है 17। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2 पहली कक्षा में, 8 और फिर अंतिम में कितना जा सकता है, 17 जा सकता है, क्योंकि इसका 17 नंबर है ना, 2 8 10 17। अब देखिए इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कोई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये किसी से ले लेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब देखिए क्लोरीन किसी से ले रहा है, मतलब ये नॉन मेटल और धातु हो गया, ये किसी को दे रहा है सोडियम, तो इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये मेटल हो गया। तो अब यही जो है ना, इसका मतलब कि मेटल जो होता है, जो धातु होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, और नॉन मेटल जो धातु जो कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है, मैं आपको सारा बात बेसिक बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलिए वही यहाँ मैं लिखा हूँ। हाँ देखिए अब जैसे मैग्नीशियम अगर यहाँ +2 है, ये +2 चार्ज है, मतलब ये क्या है, मेटल हो गया। अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा बीपीएससी में कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है या कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल नहीं है, तो सिंपल अगर मान लिख देगा क्या, Mg+2 या कुछ Cl- और दो एग्जाम्पल दे देगा माइनस वाला, तो प्लस वाला होगा मेटल और माइनस वाला क्या होगा, नॉन मेटल। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, और यही आवेश या क्या है, चार्ज है, इसका बेसिक यही है। अगला देखिए ये जो आखिर ये चार्ज का क्या यूज है, इसका यूज है केमिकल फार्मूला लिखने में, रासायनिक सूत्र को क्या करने में, लिखने में। तो अब केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला या रासायनिक सूत्र क्या होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड का। जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड है, तो ये क्या है, ये सोडियम है और ये क्या है, क्लोराइड है, दोनों का सिंबॉलिक प्रदर्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला बोलते हैं। ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम और ये क्या है, क्लोराइड है, दोनों का आपस में क्या है, मिला, यहाँ कंपाउंड है, और ये कहीं ना कहीं ये सिंबॉलिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, केमिकल फार्मूला या रासायनिक सूत्र कहलाता है। तो अब देखिए कोई भी अगर जो केमिकल बनता है, कंपाउंड बनता है, तो उसके पीछे क्या चीज़ जिम्मेदार होती है, उसके पीछे जिम्मेदार होती है उसकी वैलेंसी, उसकी संयोजकता, क्या होती है, संयोजकता। अभी सिंपल देखिए, आप यूँ समझिए कि अगर अभी आपको हम जस्ट बताइए कि जो सोडियम आपका है, जो सोडियम है, इसका लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज है, और जो क्लोरीन है इसके लास्ट ऑर्बिट में -1 चार्ज है। तो अब देखिए यही जो एक अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, यही ना शेयरिंग करे, यही ना आपस में जो है एक्सचेंज करके कंपाउंड क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो वैलेंसी क्या होता है कि लास्ट ऑर्बिट में या जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो कंपाउंड बनाने में जो भाग लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजकता, या उसको वैलेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन वाई पे पूछ चुका है, यहाँ देखिए मैं लिख दिया हूँ आपको कि द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज द इट्स वैलेंसी। मतलब यहाँ जो कार्बन में जो है ना, कार्बन में 1 है और इसमें कितना है, 1 है, ये दोनों की क्या है, वैलेंसी है। यही दोनों आपस में कंबाइन होके सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, बनाएगा। बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ। फिर यहाँ देख लीजिएगा कि किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, मतलब कि उसका जो कंबाइनिंग या कैपेसिटी जो होता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो अब देखिए, हालांकि इसको मैं डिटेल में और चर्चा करूंगा जब आगे क्लास 10th में पढ़ेंगे, वहाँ वैलेंसी पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ाएंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मैं काफ़ी अच्छे से चर्चा करूंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। अभी जितना इस चैप्टर में उतनी बात आपको मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अब कि आखिर इसका वैलेंसी का यूज किस में है, केमिकल फार्मूला को लिखने में। जैसे मान लीजिए आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करना हो, लिखना हो, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर आपको फार्मूला लिखना हो तो आपको एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है और ऑक्साइड का क्या होता है, O होता है। और आपको लेकिन यहाँ पता होना चाहिए कि जो एल्युमिनियम में +3 चार्ज होता है और यहाँ ऑक्साइड में कितना होता है, -2 चार्ज होता है। तो अब देखिए क्या होगा, ये माइनस इधर जाएगा और ये प्लस इधर जाएगा, तो एल्युमिनियम Al2 हो जाएगा और O क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यही हो गया फार्मूला किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। अगर क्वेश्चन बीपीएससी ये पूछ देगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड में, अगर कौन पूछ देगा, ऐसा दे देगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज है, ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज है, तो कई लोग मार देगा 3 चार्ज मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के पास 2 ही चार्ज है। और वो भी अगर जब प्लस माइनस अगर अंदर घुस के पूछ लेगा, जैसे कि मान लीजिए मैं फिर देखिए, अगर ऐसा लिख देगा Al2 दे देगा और जो है ना आपका O3 देगा, क्या दे देगा, एल्युमिनियम जो है ना ऑक्साइड दे देगा, पूछेगा कि इसमें
कौन प्लस चार्ज है कौन माइनस चार्ज। आपको सिंपल क्या करना है, Al लिखना है और ऑक्सीजन लिखना है। अब देखिए ये क्रॉसिंग हुआ है ना, ये क्रॉसिंग आया है तो कहीं ना कहीं यहाँ 2 होगा और यहाँ क्या होगा 3 होगा, तब ना ऐसे जाके क्रॉसिंग होकर बनेगा। अगर कोई भी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे आप इसका जवाब देने के लायक अब रहिएगा मेरे ख्याल से। तो ये फिर यहाँ देखिए एक बना है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का Ca होता है और हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH होता है। कैल्शियम में +2 चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड में -1 होता है। देखिए ये इधर चला गया इधर चला गया, तो यहाँ देखिए 2+ चार्ज है, इस पूरे में जाएगा, ये पूरे में जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होगा बनेगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको केमिकल जो है ना जो फार्मूला दे देगा, आपको रासायनिक सूत्र दे देगा, पूछेगा इसमें प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है क्या है। जैसे कि मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ, आप इसको बनाइएगा। जैसे कि हम बोले कि सोडियम फॉर ये है NH4, क्या है NH4 और ये ब्रैकेट में बंद है, ठीक ना, और यहाँ 2 लिखे हैं और ये सल्फेट है SO4 है। अगर क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि अमोनिया में कितना चार्ज है और सल्फेट में कितना चार्ज है, इसमें आप देखिए क्या जवाब दीजिएगा। देखिए ये सल्फेट एक खुद एक क्या है, ये आपका जो है अलग है, तो यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ 2 है, मतलब इसको ऐसे लिखिए, ये लिखिए क्या आपको, ये अमोनिया है H4 होता है और यहाँ ये सल्फेट अलग है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ देखिए 2, इसका मतलब ये है कि जो है ना आपका सल्फेट में -2 चार्ज है और यह अमोनिया में कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। तो ये इधर गया है और ये क्या हुआ इधर आया है, तब आपका ये जो है ना अमोनियम सल्फेट क्या हुआ है बना है। तो अगर पूछ देगा कि SO4 में कौन सा चार्ज है, ये -2 चार्ज है। आप ऐसे इसको ब्रेक करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो आपका बेहतर आंसर होगा। इसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, अगर ऐसा पूछ देगा कि ये सोडियम, ये है नाइट्रेट, ये क्या है सोडियम क्या है नाइट्रेट है। तो देखिए अगर पूछेगा सोडियम का क्या चार्ज है, देखिए ऐसे लिखिए, सोडियम का +1 होता है और नाइट्रेट का कितना होता है 3 होता है, कितना होता है 3। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है कि जो तो सोडियम का भी +1 होता है और नाइट्रेट का माइनस कितना होता है 1 होता है, तो इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो सोडियम का +1 नाइट्रेट का -1 ऐसा होता है। तो ये चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ना अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से जो केमिकल फार्मूला आपका क्या होता है बनता है, इसका एग्जाम बीपीएससी पूछ चुका है कि इसमें कौन सा दोनों में चार्ज है। तो इसको 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको जो मैं इस मतलब कि दिखा देता हूँ, आप उसको सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर जब नहीं बनेगा तो आप हमको क्या कर दीजिएगा, बता देगा, मैं आपको आंसर क्या कर दूँगा बता दूँगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कि देखिए ये फार्मूला है, ये है ये है ये है ये है ये है। आपको इसमें सबका जो है ना आपको कौन कौन सा किस में चार्ज है ये आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक। अब इस चैप्टर का अंतिम जो टॉपिक छोटा सा बच गया है उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट या मोल संरचना। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पार्टिकल्स हो, पार्टिकल्स या कण मतलब वो एटम्स हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है या आयंस हो सकता है, तो द नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड विथ वैल्यू ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। यही नंबर आपका क्या कहलाता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर्स कहलाता है, जिसको n0 से हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं। तो सिंपल पूछा था कि 1 मोल इसको तो कितना 6.022 इंटू 10⁻23। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है। और देखिए पता क्वेश्चन ये पूछा है, ये जो है ना ये 1 मोल क्या होता है, पूछेगा कांस्टेंट होता है कि नंबर होता है, तो दोनों होता है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में एक बार बीपीएससी पूछा है 64 या 65 में ही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा है कि ये एवोगाड्रो क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नंबर्स होता है, ये दोनों होता है। तो ऑप्शन में जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका एनसीईआरटी खुद बोल रहा है कि एवोगाड्रो जो है ना कांस्टेंट है, या इसी को हम क्या बोलते हैं नंबर बोलते हैं। इसको n0 से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ मैं, 1 मोल इसका तो याद कीजिएगा 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो ये आपका जो है ना पूरा का पूरा जो है ना एनसीईआरटी का जो है ना जो 3rd चैप्टर क्लास 9th का था, जिसका नाम क्या था आपका, नाम था आपका जो है ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या नाम था मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका नाम क्या था आप यहाँ देख सकते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स था। इसको मैंने काफ़ी अच्छे फिर डिटेल जितना भी इसका मेन कॉन्सेप्ट था वो सब मैं क्या कर दिया बता दिया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख के इसका नोट्स बनाइए और इसके कॉन्सेप्ट को जाइए, अगर इस कॉन्सेप्ट में जाइए और क्वेश्चन यहाँ कॉन्सेप्ट से ही पूछेगा। और हर एक साल इस चैप्टर से बीपीएससी जो है ना 1 या 2 क्वेश्चन क्या कर रहा है
पूछ ही रहा है, तो क्यों नहीं इसको हम अच्छे से क्या कर लेंगे। अब हम जब नेक्स्ट जब वीडियो हम मिलेंगे क्लास 9th में ही, आपका 4th चैप्टर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 हर एक साल बीपीएससी पूछता है। उसका नाम है आपका जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब परमाणु की संरचना। अब वहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्या, टॉमसन के बारे में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, नील बोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका बेसिक होगा। ये इसी में पढ़ेंगे जो है ना एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हर एक साल बीपीएससी यहाँ से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन भी कभी कभी क्या कर लेता है, पूछ लेता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम जो कल मिलेंगे तो इसमें हमको 4th चैप्टर पूरे अच्छे से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तब तक आप पढ़िए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिनका भी पीटी में ठीक ठाक स्कोर 100+ के आसपास आ रहा है, कृपया करके वो मेंस ज़रूर लिखें, उसका वीडियो ज़रूर देखें, ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हुए, क्योंकि आपको जब तक आप मेंस नहीं लिखें तो बीपीएससी पास करना क्या है, मुश्किल। हाँ, जिसका अगर पीटी में कम स्कोर हो रहा है, जो जिसने कभी पीटी पास ही ना किया हो, तो कृपया करके पीटी पर अधिक फोकस करें। हाँ, मेंस का भी 1-2 घंटा देख सकते हैं, लेकिन उनका पर्पस है कि उनको पीटी देखा जाए। ठीक ना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।